हेलो क्लास 11। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सब पूरी कोशिश कर रहे होंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक उनकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ इस चैप्टर का ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपका न्यूमेरिकल्स के लिए भी आगे जब आप डील करोगे +2 क्लास में, जब आप सॉल्यूशन चैप्टर करोगे तो वहाँ पर भी ये हमारे बहुत काम आने वाला है। देखते हैं स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। पहली बात, हम जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे क्या। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू मेज़र। बेटा किसी चीज़ की अगर हमें जानकारी नहीं है, यानी हम किसी को क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटी वाइज अगर हम उसको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। किसके बारे में ये बातें हो रही हैं? आपके पास कोई रिएक्शन होती है, जैसे एक रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट बेटा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्वांटिटी बतानी है हमारे पास किसी ऐसे अननोन रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी या जिसकी वैल्यू या जिसकी मेजरमेंट हमें नहीं पता। ऐसे ही किसी अननोन वैल्यू के प्रोडक्ट की हमें जो जानकारी लेनी है, इसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर हम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से ये कहें कि ये 1 मोल है, तो वो सब्सटेंस 1 मोल कब होगा, और 1 मोल है तो उसका मास के साथ क्या रिलेशन, अगर वो 1 मोल है तो उसका नंबर से क्या रिलेशन, और अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम से क्या रिलेशन। बेटा ये सारी बातें मोल कंसेप्ट पर डिपेंड करती हैं। हमने पीछे मोल कंसेप्ट किया, वहाँ पर ये बातें आपको अच्छे से समझाई गई थी कि आपका 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा, 1 मोल सब्सटेंस, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस कितने मास के बराबर होना चाहिए? उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसके एटॉमिक मास या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये बात मैं क्यों कह रही हूं कि किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास उसका एटॉमिक मास हो सकता है अगर वो 1 मोल हो। बेटा आप जानते हैं n यानी कि नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के अगर हम मास के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे? सपोज ये n1 हो गया, तो बेटा गिवन मास किसके बराबर हो गया? गिवन मास हो गया बेटा किसके बराबर? मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर। आप इसको मोलर मास बोलोगे, आप इसको मोलर मास बोलोगे। मोलर मास किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है, ठीक है। मोलर मास का मतलब उसका जो मोल है वो कितना है? 1। तो 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम मोलर मास कहते हैं। तो बेटा किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर हमें मास का पता लगाना है और वो सब्सटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं 1 मोल, तो उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। ऐसे ही अगर किसी सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस के अगर हमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानने हैं, 1 मोल सब्सटेंस के अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानने हैं, तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके किसके बराबर होंगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर के। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये कैसे पता चला कि 1 मोल सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे? बेटा आपने रिलेशन किया था, दिस वन रिमेम्बराइज दैट कि n इज इक्वल टू n अपॉन में n नॉट। दिस n इज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज एवोगैड्रो नंबर। अगर n नंबर ऑफ मोल 1 हो जाते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो जाते हैं तो n नॉट की वैल्यू n के बराबर चली जाती है। n क्या है? नंबर ऑफ
n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और n नोट क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल सब्सटेंस के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल निकालना, मास और मोलर मास निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो हम आसानी से इस प्रकार की क्वांटिटेटिव रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको आगे और समझेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। हम थर्ड पॉइंट और डील करते हैं इसके लिए। अगर थर्डली हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस आता है, 1 मोल सब्सटेंस किस फॉर्म में आता है, गैस की फॉर्म में। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हमारे पास है तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो वॉल्यूम असाइन की जाएगी वो रहेगी 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये कैसी कंडीशंस पे रहेगी, ये STP कंडीशंस पे रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्वांटिटेटिवली चाहिए वो है बेटा यूनिटरी मेथड, वो है बेटा यूनिटरी मेथड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मैथ्स में अपना काम करते हुए, मैथ्स में आप वैल्यूज़ निकालते हुए सीखते हैं। कैसे सीखते हैं देखिएगा, मेरे पास 60 बैग्स हैं, 60 बैग्स, राइट। 60 बैग समझते हो ना, थैले हैं, 60 बैग हैं जिनका टोटल अमाउंट है 100 रुपीज़। 60 बैग्स का टोटल अमाउंट है 100 रुपीज़। तो 1 बैग का अमाउंट क्या होगा, 1 बैग का अमाउंट होगा 100/60। अगर मेरे पास 60 बैग का अमाउंट 100 रुपीज़ है तो 1 बैग का अमाउंट क्या होगा, 100/60। कितना हो गया ये, 10/6। अभी इतना ही रखते हैं। फिर हमें सपोज किसी ने पूछ लिया, भाई देखो अगर मेरे पास, मैं 60 बैग मार्केट से खरीद कर लाती हूँ तो मैंने दुकानदार को 100 रुपीज़ पे किए, ठीक है। लेकिन अगर मैं घर आकर ये हिसाब लगाती हूँ कि चलो 60 तो 100 रुपीज़ के आगे, लेकिन अगर एक बैग की कॉस्ट मुझे जाननी है तो कितनी होनी चाहिए, तो बेटा मैं एक बैग की कॉस्ट निकाल सकती हूँ ना। तो एक बैग के मुझे इतने रुपए मिले। फिर किसी जानकार ने, किसी जानने वाले ने मुझसे 5 बैग मांग लिए कि भाई आप मुझे 5 बैग दे दीजिए और मुझे इसकी अमाउंट बता दीजिए। अब बेटा देखो 60 बैग तो मैं इकट्ठे लाई 100 रुपीज़ के, और मुझे वो 5 बैग बेचने हैं, तो मुझे एटलीस्ट 1 बैग का तो पता हो ताकि मैं 5 बैग उसी हिसाब से बेच सकूं। यस और नो, वेरी गुड। एक बैग का अगर अमाउंट मुझे पता है तो बेटा 5 बैग का अमाउंट मैं निकाल सकती हूँ कि नहीं। 5 बैग के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 से। तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 बैग्स का मिलेगा, और मैं आसानी से अगले बंदे को 5 बैग देकर उससे पैसे ले सकती हूँ। ना तो वो मुझे कम दे सकता है ना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर एक बैग का अमाउंट इतना है तो 5 का कितना होगा। और ये बातें आपको छोटी क्लासेस में बताई जाती हैं। जब हमें बड़े से छोटे की वैल्यू निकालनी हो तो हमें डिवाइड करना होता है, और अगर हमें बड़े से छोटे से बड़े की वैल्यू, देखो छोटे से बड़े की वैल्यू निकालनी हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके के मेथड को बोला जाता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। यानी आप 1 के कंसल्ट में बाकी की वैल्यू निकाल रहे हो। एक के बारे में, एक को रखकर, यूनिटी को रखकर आप बाकी की वैल्यू निकाल रहे हो। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और स्टोइकियोमेट्री में, कैलकुलेशन में ये यूनिटरी मेथड हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हम एक मोल को ही मानकर बाकी सबकी वैल्यू निकालेंगे। एक मोल से बड़ा हो सकता है, एक मोल से छोटा हो सकता है, तो एक मोल को ही हम हमारे पास रखकर बाकी वैल्यूज निकालेंगे। इसके अंदर हम और भी कुछ जान सकते हैं। अगर हमसे किसी रिएक्शन के अंदर ये पूछ लेते हैं कि आपने पूरी रिएक्शन करवा ली, आपने पूरी कैलकुलेशन करवा ली, तो कितनी परसेंटेज आपको मिली,
तो किसी भी अमाउंट की परसेंटेज भी हमें निकालनी मिल सकती है। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इनटू में 100। बेटा अगर हमें किसी की परसेंटेज पता करनी है, कितना वो परसेंट मात्रा में हमें मिला, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ये इतने परसेंट का है या इतना परसेंट इसने हमें डिस्काउंट दिया, तो परसेंट का मतलब होता है एक्चुअल मतलब जो हम निकाल रहे हैं। थ्योरेटिकल मतलब जो हमें पता है या दिया गया है, इनटू में 100, तो हम वहाँ से वो परसेंटेज अमाउंट निकाल सकते हैं। इसका यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब हम आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी जहां पर इस यूनिटरी और इस परसेंटेज यील्ड न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई कि हम किन किन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं या किन के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन करने के बाद। ठीक है कि हाउ मैनी मोल्स वी हैव रिक्वायर्ड। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है कि यहाँ से हमारी जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन बन रही है, हम उस रिएक्शन को ढूंढ लें। बेटा यहाँ से अप्रोप्रिएट रिएक्शन हमारी जो बन रही है वो बन रही है कि मीथेन गैस जो है वो कंबशन की जा रही है, यानी जलाई जा रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन गैस है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। ठीक है बेटा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि हमें ये बैलेंस करनी है। बिना बैलेंसिंग के हम रिएक्शन को या बिना बैलेंसिंग के हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो एटम रिएक्टेंट साइड हैं वो प्रोडक्ट साइड उतने ही एटम होने चाहिए। इस रिएक्शन को हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 और 2 4, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा किसी मॉलिक्यूल के आगे जो इस प्रकार से कोई नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, जो एक्चुअल में आपको मोल आपको कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं मोल हूँ, यानी कि मैं नंबर ऑफ मोल हूँ। ये आपको बता रहा है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल हूँ। अब जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम वही 1 मोल वाले सब्सटेंस की कहानी पुट करेंगे। यहाँ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 मोल लिखेंगे, क्योंकि ये मोल को मैंने बताया ना कि ये डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 2, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगी 2 मोल। यहाँ पर कितना है 1, तो मैं इसको लिखूंगी 1 मोल। यहाँ कितना है 2, मैं इसको लिखूंगी 2 मोल। ठीक है, मैंने इसको मोल की टर्म में लिख दिया। और बेटा जब हमने पीछे बात की थी कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन आ रही है तो स्टोइकियोमेट्रिक 3 तरीके से कैलकुलेट होती है, मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन। तो तीनों में से हम सबसे पहले जो डील कर रहे हैं वो है मास रिलेशन। मास रिलेशन में हमें मास से ही कंसल्ट करना है, मास से ही हमारा रिलेशन होना चाहिए। आपको पीछे बताया कि 1 मोल सब्सटेंस का मास उसका मोलर मास होता है, राइट। 1 मोल सब्सटेंस का मास उसका मोलर मास होता है। तो ये मॉलिक्यूल है तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया ना।
अच्छा ये मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गए। अगर 1 मोल होता तो इसका मास होता 32, 2 मोल हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 64, और इसका मोलर मास कितना हो गया 64 ग्राम, तो 64 ग्राम ही इसका मास रहेगा। नाउ ये इसका भी 1 मोल है, तो 1 मोल में इसका जो मास है वो हमारा मोलर मास है। अब इसके लिए कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। 1 मोल में मास होता 18, लेकिन 2 मोल के लिए हमने क्या रखा 2 से मल्टीप्लाई, तो मास कितना हो गया 36 ग्राम। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। कितने मोल की जरूरत पड़ेगी अगर 22 ग्राम CO2 रिलीज हो रहा हो। तो जरा इस स्ट्रक्चर या इस लिखे हुए को देखेंगे। अगर 1 मोल मीथेन, देखिए ये मीथेन का 1 मोल है, अगर 1 मोल मीथेन को हम जला रहे हैं तो कितने अमाउंट CO2 निकल रहा है 44 ग्राम। अगर 1 मोल मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं, हम कंबस्ट कर रहे हैं, तो कितने ग्राम CO2 रिलीज हो रहा है 44 ग्राम। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि अगर 22 ग्राम रिलीज होगा तो मोल कितने चाहिएंगे। तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए हमें ज़रूरत थी 1 मोल ऑफ मीथेन की। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए हमें ज़रूरत थी 1 मोल मीथेन की। अगर 22, देखो बेटा यहाँ पर फिर से हम अगर यूनिटरी लगाते हैं तो मैं 1 की बात करूँ, पहले मैं 1 की बात करती हूँ। 1 ग्राम ऑफ CO2, देखो आप बार बार इसको नहीं लिखोगे, आप हर बार इसको नहीं लिखना, बार बार इसको नहीं लिखना, अपने दिमाग में बना लेना इस बात को कि अगर 1 ग्राम की बात हो तो क्या हो। ठीक है, अगर आप दिमाग में बना लोगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 ग्राम CO2 का मतलब, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर छोटे के लिए करना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ 44 है, तो मैंने क्या कर दिया डिवाइड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा है 22 की, तो 22 ग्राम ऑफ CO2, तो ये ज़्यादा के लिए हो गया ना, 1 से ज़्यादा के लिए हो गया, तो 1 से ज़्यादा के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या मल्टीप्लाई। ये बेटा ये तो 1 के लिए था, तो 1 तो छोटा है, तो बड़े से छोटे पर आए तो हमने डिवाइड किया, लेकिन छोटे से हम बड़े पर गए तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 22 2 ज़ा 44, तो ये कितना आ गया बेटा 1/2 मोल। इसको हम बेटा 0.5 मोल भी लिख सकते हैं। किसके मोल आ गए बेटा, ये किसके मोल हैं, ये 0.5 मोल किसके हैं मीथेन के। तो ये देखिए जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला था उस वक्त हमारे पास मीथेन के कितने मोल काम कर रहे थे 1 मोल, और जब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिएगा तो हमें कितने मोल यूज करने पड़ेंगे 0.5 मोल। तो यूनिटरी मेथड से और मोल और मास के रिलेशन से हम इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, बस बिल्कुल दिमाग को शांत करके रिलेशंस को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ज़रूरी नहीं है कि हम इससे इसके बारे में पता लगाएं, हम इस मोल से इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। हमें जिसकी भी ज़रूरत महसूस है कि उसके बारे में पता लगाना है, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मुझे 1 मोल मीथेन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर कह रहा है कि 1 मोल मीथेन जो है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है, तो 0.5 मोल मीथेन कितना देगा, 1 मोल मीथेन 64 दे रहा है तो उसका आधा यानी 32 है ना। तो हम इस तरीके से इन वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, बस रिलेशन को ढंग से यूज करना है। और क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और आ गया हमारे सामने जो परसेंटेज प्योरिटी पे यानी कि परसेंट यील्ड पे डिपेंड करता है।
हमें इस क्वेश्चन को पहले बहुत ही आराम से समझना है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। देखिए 1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल, मतलब ये इम्प्योरिटी है किसके सैंपल में, Na2SO4। इम्प्योरिटी का मतलब आप समझते हैं ना कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके अलावा भी कूड़ा करकट भरा हुआ है उसके अंदर। डिसॉल्व, इसको घोला गया है पानी में, और जब पानी में घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनाया उसकी रिएक्शन करवाई BaCl2 सॉल्यूशन के साथ। जब इसकी रिएक्शन हो गई तो इसने हमें दिया 1.74 ग्राम ऑफ BaSO4 एज ड्राई PPT, यानी कि सूखे, जो यूँ लगा लीजिए सूखे पाउडर की फॉर्म में, ड्राई PPT की फॉर्म में। अब बताओ कि ये सैंपल कितना प्योर है या कितनी परसेंटेज है जो PPT हमें मिला वो कितना प्योर है, इम्प्योरिटी की बात हो रही है। तो बेटा इसको सॉल्व करते चल रहे हैं। 1.5 ग्राम ऑफ Na2 इम्प्योर सैंपल, Na2SO4 का ये कैसा सैंपल है, इम्प्योर, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हमने BaCl2 से करवाई, अभी मैं पूरी रिएक्शन लिखूंगी, BaCl2 से करवाई, तो बेटा इसने हमें 1.75 ग्राम ऑफ BaSO4 एज ड्राई PPT दिए। अब जो सॉल्यूशन बच गया वो किसका बच गया, इम्प्योरिटी बच गई, वो कौन थी, ये तो प्योर है, पर ये कितना परसेंट प्योर है ये पता लगाना है। तो उसके लिए हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस में NaCl, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन हमारी बन गई। अब इस रिएक्शन को हमें पहले ही नज़र में बैलेंस करना ज़रूरी है। हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये Cl दो हैं तो 2NaCl हो गया, राइट, 2NaCl हो गया। अब हमें करने हैं क्या, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके लिखने हैं मोल। इसके कितने मोल हैं हमारे पास, 1 मोल है। इसके कितने हैं, 1 मोल है। इसका भी हमारे पास 1 मोल है, और इसके हमारे पास कितने मोल हैं, 2। कैसे पता चला कितने मोल होंगे, जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही क्या करता है, बताता है कितने मोल होंगे, राइट। 1 मोल में मोलर मास, तो बेटा मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप 1 मोल के मास के बारे में जानना चाहते हो तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। सोडियम होंगे बेटा 23 इंटू में 2, 56 हो गए बेटा। सल्फर 32 हो गए बेटा, और ऑक्सीजन 4 है तो बेटा 64 हो गए। ये आपका आएगा बेटा 142 ग्राम के लगभग, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन जिसका जिससे है हम उसी को कर लें, ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए आएंगे बेटा बेरियम सल्फेट, तो ये बेटा 233 ग्राम के लगभग आ जाएगा, ठीक है, 233 ग्राम। सबको इंडिविजुअली कर लेंगे, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जिस 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन है हम उनके बारे में ही बात कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ से कुछ पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर 142 ग्राम सोडियम सल्फेट प्योर है तो उससे हमें कितना 233 ग्राम बेरियम सल्फेट ड्राई PPT मिलेगा। तो ये गिवन है हमारे पास 1.5, तो 1.74 कौन है, बेरियम सल्फेट, ये प्योर है, पर ये कितने Na2SO4 के लिए है, तो ये तो यही बताएगा। अगर 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट हमें मिल रहा है तो उसके लिए उसने कितना सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया, 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इतना सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, 233 ग्राम के लिए 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट के लिए कितने ग्राम सोडियम सल्फेट चाहिएगा, 142 ग्राम। अगर 1.74 ग्राम की बात हो जाए, 1.74 ग्राम की बात हो जाए, ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट हमें पता लगाना है, तो इसके लिए ये कितना चाहिएगा, तो बेटा 14, देखो 1 वाला लगाएंगे पहले 1 के लिए फिर ज़्यादा के लिए, तो
तो 1 के लिए करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं यहाँ यूनिटरी तो लगाकर लिख कर दिखाऊंगी नहीं, मैंने क्या कहा था कि हर एक स्टेप में हम 1 तो लिखेंगे नहीं, ये तो हमारे दिमाग में हमें रखना है कि 233 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना, 1 के लिए डिवाइड हो गया। अच्छा 1.74 के लिए कितना, तो 1.74 को मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम ऑफ Na2SO4। तो बेटा ये कितने ग्राम हो गया, ये कितने ग्राम Na2SO4 हो गया, ये आपका लगभग हो गया बेटा 1.06 ग्राम ऑफ Na2SO4। ठीक है, 1 ग्राम इतने ग्राम के लिए हो गया, यानी अगर बेरियम सल्फेट इतना बनाना है तो इतना, कम से कम इतना क्या चाहिएगा, इतना क्या चाहिएगा सोडियम सल्फेट। लेकिन आपको कितना मिला हुआ है, आपको तो 1.5 मिला हुआ है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, कहीं पर गंदगी भी है, इम्प्यूरिटी भी है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, हम इसके लिए देखेंगे बेटा सेकेंड हाफ में परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, एक्चुअल यील्ड कितनी है बेटा 1.06, और ये यील्ड वो है जो हमने प्राप्त की है, जो हमने ली है। और बेटा हमारे पास ऑब्टेन्ड कितनी है थ्योरेटिकल 1.5 इनटू में 100, तो ये लगभग आएगा बेटा 7.74% के आसपास। तो हम कहेंगे हमारा सैंपल जो है वो इतना प्योर है, राइट है। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्वेश्चन आपकी बुक से ही रीड करूंगी, आप अपनी बुक में देखेंगे, मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर रही क्वेश्चन को। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ निकालनी है ऑफ अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 10 ग्राम वर डाइल्यूटेड विद वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका 10 ग्राम हमने डाइल्यूट कर दिया पानी मिलाकर। एंड अ पीस ऑफ मार्बल वेइंग 7 ग्राम प्लेस्ड इन इट। अब उसमें हमने एक 7 ग्राम का मार्बल का टुकड़ा रख दिया। When all action has ceased, जब सभी रिएक्शंस हो गई, द मार्बल वॉज रिमूव्ड, हमने मार्बल वहाँ से निकाला। वॉश्ड एंड ड्राइड, सुखाया और उसको नहीं धोया और उसको सुखा लिया। वॉज फाउंड टू वेट 2.2 ग्राम, जिसका वेट अब 2.2 ग्राम हो गया था। What was the percentage strength of sulfuric acid? बताइए कि हमारी सल्फ्यूरिक एसिड कितनी ताकतवर थी। क्या अब वो 100% तो रही नहीं, क्योंकि हमने उसमें पानी मिला दिया, तो उसकी कुल परसेंटेज स्ट्रेंथ बतानी है। देखिए क्वेश्चन लगभग ऐसा है, समझने को तो बहुत आसान है। एक बीकर है, बीकर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ली, इसमें हमने H2SO4 ले लिया। ठीक है बेटा, H2SO4 यहाँ पर फिलहाल 100% है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। इसमें से हम 10 ग्राम H2SO4 को निकालकर अलग बीकर में लेकर आए। ये मास में 10 ग्राम है और है कौन, H2SO4। ठीक है बेटा, अब H2SO4 के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, पानी। तो ये कैसा बन गया बेटा, डाइल्यूट बन गया। अभी तक कंसंट्रेटेड था, अब कैसा बन गया, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट H2SO4 में हमने एक मार्बल का टुकड़ा डाल दिया। मार्बल समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इस मार्बल के टुकड़े का वेट था बेटा 7 ग्राम। ठीक है, अच्छा, जो रिएक्शन होनी थी हो गई। रिएक्शन होने के बाद जब हमने इस टुकड़े को बाहर निकाला, ये हमारा H2SO4 था, एज इट इज है यहाँ पर। जब हमने इस टुकड़े को बाहर निकाला तो इसका वेट रह गया 2.2 ग्राम, है ना। इसका क्या मतलब है कि 7 ग्राम में से H2SO4 ने जिसकी जितनी रिएक्शन करनी थी कर ली, लेकिन इतने को पीछे छोड़ दिया, बच गया। दिस इज लेफ्ट अनयूज्ड। समझ में आ रहा है भाई, H2SO4 की रिएक्शन करवानी है मार्बल के टुकड़े यानी कैल्शियम कार्बोनेट से। दिस वन इज योर मार्बल। तो ये इतना हमने लिया और इतना हमारा बच गया।
तो आप बताओ जब ये H2SO4 यहाँ पर था और इसने रिएक्शन की तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब ताकत क्या थी। बेटा जब तक पानी नहीं मिलाया था ये 100% था, अब इसकी परसेंटेज कितनी है ये पता लगाना है। क्लियर है? चलिए आंसर करते हैं। आई होप, मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम आंसर को भी कर लेते हैं। तो मास ऑफ मार्बल, मार्बल का मास हमने कितना लिया, टेकन, बेटा हमने लिया 7 ग्राम। मास ऑफ मार्बल अनयूज्ड, बेटा अनयूज्ड कितना रह गया, 2 ग्राम। तो मास ऑफ मार्बल यूज्ड, तो बेटा यूज्ड कितना हुआ, तो यूज्ड के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 2.2 है ना। तो बेटा 7 माइनस 2.2 क्या, तो 10 to 8 कितना बच गया, 6 to 4, 4.8 ग्राम बच गया, है कि नहीं। 4.8 ग्राम आपका मास जो है मार्बल का यूज हो गया। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। बेटा ये रिएक्शन में क्या बनाएगा, हमारे लिए बनाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, नहीं Cl2 कहाँ है, CO2, ठीक है, CO2 गैस। और जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो हम सबसे पहले श्योर करते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम कैल्शियम, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 जगह हो गई, हाइड्रोजन और सल्फेट। आई होप दिस वन इज बैलेंस। बेटा इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, ठीक है, इसके लिए भी 1 मोल लिखा जा रहा है, इसके लिए भी 1 मोल और इसके लिए भी 1 मोल। और आपको बताया गया है कि 1 मोल का मास उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो इसके 1 मोल में कितना मास होगा, 100 ग्राम। बेटा ये 100 ग्राम आप इसके मोलर मास से निकाल रहे हो, 40 + 12 प्लस में 48, ठीक है, और इसके 1 मोल में मास होगा बेटा 98 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि अगर हमारा 98 ग्राम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है तो मार्बल इस्तेमाल हुआ कितना, 100 ग्राम, यानी 98 ग्राम के लिए हमने मार्बल कितना यूज़ किया, 100 ग्राम। अब हमें यूज़ करना है कि हम जितना ले रहे हैं उसके लिए हम कितना यूज़ करें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, यूज्ड मार्बल कितना है, 4.8 है ना। तो देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल जब यूज़ किया गया तो H2SO4 कितना था, तो H2SO4 था 98 ग्राम। ये यहाँ से बोल रहा है 100 ग्राम जब मार्बल रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 कितना है, 98 ग्राम। 4.8 ग्राम मार्बल जब यूज़ होगा यानी रिएक्ट करेगा तो H2SO4 कितना होगा, पहले लगाओगे यूनिट्री, 98/100 इंटू में 4.8 ग्राम H2SO4। तो 98/100 इज इक्वल टू 4.8, तो ये आंसर आ गया 4.704 ग्राम ऑफ H2SO4। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने ग्राम H2SO4 चाहिए, 98 ग्राम। अगर 4.8 ग्राम है तो कितने ग्राम चाहिए, बेटा 1 ग्राम के लिए 98/100 हो गया, तो 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतने ग्राम क्या चाहिएगा, H2SO4। कितनी अमाउंट आई बेटा, 4.704 ग्राम। अब कह रहा है कि आप बताओ इसकी कुल स्ट्रेंथ क्या है। बेटा जब 10 ग्राम इस्तेमाल किया गया था, जब 10 ग्राम इस्तेमाल किया गया था, देखो देखो इधर, जब 10 ग्राम इस्तेमाल किया गया था तभी तो 4.8 कार्बन ये मार्बल निकला था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 ग्राम H2SO4 जब इस्तेमाल हुआ तो उसमें अमाउंट कितनी थी, H2SO4 की अमाउंट कितनी थी, 4.7 ग्राम, 4.704 ग्राम, है ना। दोनों ही H2SO4 हैं पर ये 10 ग्राम
यूज किया था डाइल्यूट करने के बाद। और अगर 100 ग्राम इस्तेमाल कर लें, परसेंटेज निकालनी है, 100 ग्राम इस्तेमाल कर लें तो बेटा कितना हो जाएगा 4.704 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया बेटा 47.04 ग्राम और 47.04%। देखो ये बात क्या कह रहा है, आप टोटल अमाउंट में से सिर्फ 10 ग्राम ले रहे हो, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, अमाउंट की बात कर रही हूं। तो कंसंट्रेशन तो फुल है ना, मैंने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाया तो कंसंट्रेशन घट गई, डाइल्यूट हो गया ना, डाइल्यूट हुआ कि नहीं। लेकिन परसेंटेज कब निकालते हो, जब आप 100 ग्राम लेते हो। तो 10 ग्राम ने ही तो काम किया ना, तो उसमें कितने ग्राम H2SO4 रिएक्ट हुआ 4.704। तो 100 ग्राम जब आप काम करोगे तो उसमें कितना ग्राम यूज होगा 47.04। 100 ग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, आउट ऑफ 100 की बात करनी है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। दिस इज द परसेंटेज और स्ट्रेंथ पर लीटर ऑफ दी H2SO4। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है मास मास रिलेशनशिप में। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगी, आपको बताना है, आप सॉल्व करने की कोशिश भी करना साथ के साथ। मैं यहाँ करूँ उससे पहले आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ 50,000 लीटर्स ऑफ वेल वाटर। कुएं के पानी के अंदर हार्डनेस है, हार्ड वाटर है, उसको खत्म करने के लिए हम उसमें अमाउंट ऑफ लाइम ऐड कर रहे हैं, विच हैज़ बीन फाउंड टू कंटेन 1.62। अब उस पानी के अंदर 1.62 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर हम हर 10 लीटर को चेक करें तो देखो क्वेश्चन हमें समझना है। एक कुआं है, कुआं तो सभी जानते होंगे, देखो बकेट जैसा तो नहीं होता लेकिन मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। इस कुएं में बेटा जो पानी है वो कैसा है, हार्ड वाटर है, ठीक है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि या तो उसके अंदर कार्बोनेट्स होंगे या फिर उसके अंदर क्या होंगे बेटा, सल्फेट्स होंगे, ठीक है। किसके होते हैं बेटा कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स होते हैं बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के, ठीक है बेटा। तो हार्ड वाटर वो होता है। अब इस हार्डनेस को खत्म करने के लिए हम इसमें बेटा लाइम मिलाते हैं। लाइम होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम बोला जाता है। जब हम इसको मिलाते हैं ना बेटा तो ये कार्बोनेट्स जो हैं ये रिमूव हो जाते हैं पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कुएं में है बेटा 50,000 लीटर पानी, ठीक है, इस कुएं में 50,000 लीटर पानी है, तो मैं कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला सकती हूँ। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट 1.62 ग्राम है पर 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर के हिसाब से, 10 लीटर के हिसाब से अगर इतने अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो बताओ 50,000 लीटर के लिए कितना लाइम चाहिएगा। क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के लिए मुझे सबसे पहले अमाउंट ऑफ कार्बोनेट ही पता करनी पड़ेगी। 50,000 के लिए करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी को हम देखते हैं कैसे करते हैं। 10 लीटर के अंदर तो कितना अमाउंट है और 50,000 लीटर के अंदर कितना अमाउंट है, तो वही चेक करना है। तो क्वेश्चन के अंदर कोई रिएक्शन तो अभी हम कर नहीं रहे, क्योंकि रिएक्शन अगर मैं लिखूंगी तो आपको बात पल्ले पड़ेगी नहीं। इसलिए ऐसे देखते हैं, 10 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 10 लीटर वाटर में कितना बाइकार्बोनेट बोला बेटा मैंने, 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है बेटा, HCO3, ठीक है। आप यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स लिखें, बाइकार्बोनेट 10 लीटर में 1.62 ग्राम है, तो बेटा
50,000 लीटर ऑफ वाटर कंटेन, इतने वाटर में कितना होगा? बेटा आपको पहले बता रखा है, ज़्यादा से कम में आ रहे हो या कम से ज़्यादा में जा रहे हो तो एक नंबर वाली बात याद रखना, यूनिटी याद रखना। यूनिटी के लिए बेटा 10 डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है, यूनिटरी के लिए इतना। और बेटा हमारे पास यूनिटरी के लिए इतना सॉरी अरे हम तो भूल ही गए, यूनिटरी के लिए तो होता है बेटा 1.62 को डिवाइड किया बेटा किससे, 10 के, है ना, इससे ये यूनिटी हो गया। अच्छा हमें ज़्यादा का पता लगाना है तो हम इसको क्या करेंगे, 50,000 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, पूरे को सॉल्व किया, आंसर आया 8100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, देखो 50,000 लीटर के अंदर कितना कैल्शियम हाइड्रोजन है, कितना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, 8100 यानी 8100 ग्राम। तो बेटा जब हमारे पास 1.62 ग्राम था तो रिएक्शन करके देखेंगे ना। अब हम यहाँ पर भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रल कौन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम ही न्यूट्रल कर रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लाइम ही न्यूट्रल कर रहा है। और जब इसको न्यूट्रल करेगा तो हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी बेटा, ये दो चीज़ें मिलेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, बैलेंस, इधर 2 कैल्शियम है, इधर 2 कैल्शियम हो गए, कार्बोनेट है बेटा, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कैल्शियम हो गया। अच्छा इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार रिएक्शन देखते हैं, ये तो होल ट्वाइस होता ही है, सॉरी ये तो होल ट्वाइस ही होता है, हाँ तो नहीं करना पड़ेगा बैलेंस, और इससे अपना कोई वास्ता है भी नहीं, तो अपन को ये दो चीज़ें देखनी है बेटा। कैल्शियम हाइड्रोकार्बन या जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, हमें पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम होता है बेटा 40, ठीक है, ये होता है बेटा यहाँ पर हो गया 2, कार्बन 2 24 हो गया बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 हो गया। तो 1 मोल के अंदर बेटा कितने ग्राम आ गया, 162 ग्राम आ गया बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 40 हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया 32 प्लस में 2, 32 प्लस में 2 कितना हो गया बेटा, 32 प्लस में 2 हो गया बेटा 34, 34 प्लस में 40 बेटा कितना हो गया, ये हो गया आपका 74 ग्राम। ठीक है, अब मेन पंगा इसका है कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब इसको कैसे करना है, देखो जब 8100 ग्राम कार्बोनेट, अब यहां से आते हैं, देखो सीधी सी बात यहां से लेते हैं, 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम, है कि नहीं, है ना। अगर 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कितने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, 74 ग्राम चाहिए। लेकिन अगर इतने ग्राम हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ जाता है तो हमारे पास कितना लाइम होना चाहिए, 74, 1 वाला करेंगे, 74 1 डिवाइड 162 इंटू में 8100 बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3700 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस ग्राम को बेटा अगर किलोग्राम में बदलते हो तो 3.7 kg ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इस पानी के अंदर 3.7 किलो लाइम डालना पड़ेगा इसको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको आई होप अब तो समझ में आ गए होंगे कि आप सिचुएशन को समझ के ही उसको करेंगे, जिसकी ज़रूरत है उसके बीच का ही रिलेशन यूज़ करना है। तो इसकी के साथ अब आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम डाउट सेशन में इसके बारे में फिर से काम करेंगे। क्लियर है? सो गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस।